Hello everyone, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar. This is the lecture number 14. So today we will discuss about Gauss theorem and its application. तो स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय से। तो देखिए गॉस की प्रमेय बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो गॉस की प्रमेय स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स समझने होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश की। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। देखिए अब तक हमने ये पढ़ा था कि क्षेत्रफल अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। क्षेत्रफल को अदिश राशि की तरह पढ़ा था, लेकिन फिजिक्स में कुछ ऐसे अभिविन्यास होते हैं, जैसे गॉस की प्रमेय को ही ले लेते हैं, कि हमें क्षेत्रफल की दिशा की भी जरूरत होती है। वहां हमें उस क्षेत्रफल का ओरिएंटेशन किस प्रकार से है, तो दिशा के कारण यहां पर हमें क्षेत्रफल को एक सदिश की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब क्षेत्रफल में दिशा और ऐड करके चलेंगे तो वो बन जाएगा क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश ऐसा क्षेत्रफल है जिसके साथ एक वेक्टर भी संबद्ध होता है, यानी एक ऐसा क्षेत्रफल अवयव जिसके साथ एक सदिश भी संबद्ध होगा, उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर क्षेत्रफल सदिश है तो उसकी दिशा किधर को लेंगे, तो उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास सपोज ये कोई एरिया है, कोई भी एरिया, किसी भी पृष्ठ का किसी भी प्रकार का कोई टुकड़ा है, तो ये क्षेत्रफल है। अब ऐसे इसकी जो वैल्यू है, जो परिमाण है, जैसे सपोज 4 मीटर स्क्वायर या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो अदिश क्वांटिटी हो गई। लेकिन यहाँ हमें इसमें दिशा और ऐड करनी है, तो वो दिशा हम किधर लेंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है कि क्षेत्रफल सदिश में जो दिशा है वो दिशा कौन बताता है? इकाई सदिश। इकाई सदिश सदैव क्षेत्रफल के पृष्ठ पर लंबवत होगा। कैसा होगा? लंबवत होगा। तो जैसे हमारे पास ये क्षेत्रफल हो, यहाँ पर हमने एक छोटा सा, या इसी में ले सकते हैं, जैसे हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर दिशा देखनी है, क्योंकि दिशा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव अलग अलग विन्यास में हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो कैसी होगी? लंबवत, उस क्षेत्रफल अवयव के लंबवत। अब लंब रेखा दो दिशाओं में खींची जा सकती है, ऊपर भी नीचे भी। कौन सी दिशा होगी? तो ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव उस पृष्ठ के लंबवत बहिर्मुखी होती है, बाहर की ओर, बाहर वाली। जैसे सपोज ये एरिया है, तो ये न कि ये नहीं लेंगे, नीचे की ओर, अंदर की ओर वाली नहीं, बाहर की ओर। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी बहिर्मुखी दिशा में लेंगे, तो वो हो जाएगा उसका इकाई सदिश एन कैप। ये इकाई सदिश है, एन कैप है। और सपोज इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो डी ए है। तो इस क्षेत्रफल अवयव को वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर डी ए बराबर इसका परिमाण और इकाई सदिश कितना? एन कैप। इस तरीके से इसका एरिया लिखा जा सकता है। तो वेक्टर डी ए बराबर डी ए इंटू एन कैप। एन कैप इकाई सदिश है उस सूक्ष्म अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के लंबवत बाहर की ओर। ये ध्यान रखेंगे। तो एन कैप की जो दिशा है, जो हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखेंगे, किधर होगी? सूक्ष्म क्षेत्रफल, या ऐसे लिख लो, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव के लंबवत इधर बाहर की ओर।
ये बात ध्यान रखने की है, आउटवर्ड डायरेक्शन और परपेंडिकुलर। तो ये रहा क्षेत्रफल सदिश। अब जैसे ये एरिया था, यहाँ पर ये फ्लैट था, प्लेन था, तो यहाँ हर पॉइंट पर दिशा एक ही होगी, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे एन कैप हमने यहाँ दिखा दिया, ये हमारा क्षेत्रफल ए है, तो वेक्टर ए बराबर हो गया ए एन कैप। जब हमारा पृष्ठ कर्व शेप में हो, प्लेन न हो, प्लेन अगर नहीं है हमारा क्षेत्रफल, तो अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग होंगी। जैसे यहाँ लंबवत यहाँ है, यहाँ एरिया लोगे तो यहाँ लंब इस दिशा में आएगा, तो अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। इसलिए हम वहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, जिससे दिशा के साथ कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा न हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम फिर बात करते हैं, क्षेत्रफल सदिश को डिफाइन करते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल से संबद्ध एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा उस क्षेत्रफल के सदैव अवलंबवत बाहर की ओर होती है। तो क्षेत्रफल सदिश कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, घन कोण। ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले, क्योंकि गॉस की प्रमेय अगर नहीं पढ़ी तो समझ लीजिए एक हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है घन कोण। इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। तो देखिए कोण पढ़ा है आप लोगों ने, तो जैसे एक वृत्त केंद्र पर एक कोणांतरित करता है, जैसे ये वृत्त है, उसका एक चाप ले लें ये और यहाँ मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कोण, और ये है चाप, और ये होती है त्रिज्या। तो या जैसे ये डेल्टा एस, ये चाप है और इसकी त्रिज्या है आर, तो कोण थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, दैट इज डेल्टा एस अपॉन आर, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। तो ये एक समतलीय कोण है। कैसा कोण है, समतलीय कोण, क्योंकि ये एक समतल में बन रहा है। अब हम बात करें, और इसका मात्रक रेडियन हमने लिख ही दिया। अब हम बात करें घन कोण की, तो घन कोण कहाँ बनेगा, एक गोलीय पृष्ठ के द्वारा, ये वृत्त के द्वारा और ये गोले के द्वारा। तो गोलीय पृष्ठ का कोई अवयव केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, घन कोण। जैसे हमने ये गोला लिया है, ये उसका केंद्र है, और यहां पर हमने इसका कोई एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया। क्लियर? इस गोले पर, अब ये क्या है, गोला है, ये वृत्त नहीं है, तो इस गोले के केंद्र को इस क्षेत्रफल अवयव के परिधि के हर एक बिंदु को यहां से मिला दिया जाए सेंटर से। इसको मिलाएंगे, तो यहां ये जो स्पेस है, ये जो एक कोण अंतरित हो रहा है, ये क्या कहलाता है, घन कोण। और इसको किससे लिख लेते हैं, डेल्टा ओमेगा से। और ये एरिया कितना है, डेल्टा ए, और ये इसकी रेडियस कितनी है, आर। इस गोले की रेडियस, ये गोले के पृष्ठ पर है ये क्षेत्रफल, तो इस पृष्ठ तक की डिस्टेंस आर ही होगी। ये ना सोचें कि यहाँ से यहाँ तक की आर होगी, ये गोलाई में है, गोलाई में है, यहाँ ऊपर जो उभार आ रहा है वहाँ ये क्षेत्रफल है। ये सभी दूरियां किसके बराबर होंगी, गोले की त्रिज्या के बराबर। तो ये डेल्टा ओमेगा हुआ। तो घन कोण को कैसे परिभाषित करते हैं, यहाँ एक तो ओमेगा से लिखते हैं, बात ध्यान रखनी है। तो घन कोण डेल्टा ओमेगा बराबर, किसकी बात कर रहे हैं, घन कोण की। तो घन कोण डेल्टा ओमेगा बराबर, वहां डेल्टा एस अपॉन आर था, चाप बटे त्रिज्या थी,
यहाँ एरिया बटे त्रिज्या का वर्ग करेंगे, एरिया ऊपर जिस एरिया से हम घनकोण निकाल रहे हैं बटे वहां केंद्र तक की दूरी यानी त्रिज्या का वर्ग, ये आ गया घनकोण। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। घनकोण को किस में नापते हैं? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। अब देखें इसको अवकलन फॉर्म में लिखना चाहें, मान लो ये एरिया बहुत छोटा हो, एलिमेंट्री एरिया लिया है, ये जो हमने एरिया लिया था डेल्टा, ये बहुत छोटा हो तो डेल्टा ओमेगा को डी ओमेगा भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि अगर पूरे पृष्ठ के द्वारा देखना है, गोले के पूरे पृष्ठ के द्वारा घनकोण निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित घनकोण, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित घनकोण ओमेगा बराबर, जब पूरा पृष्ठ ले रहे हैं, पूरा गोला ले रहे हैं तो पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे क्षेत्रफल की जगह, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल कितना रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर बटे नीचे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो टोटल जो सॉलिड एंगल बना वो कितना बना 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है भाई, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ केंद्र पर कितना घनकोण अंतरित करता है 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये कोण रहा और ये घनकोण रहा, दोनों में एक जो अंतर है वो आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो दोनों ही पहले ये लिख के चलेंगे, फिर इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर यहाँ पर क्या था कि ये जो आर है, त्रिज्या हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो जब लंबवत होती है तो जिस दिशा में हमारा रेडियस है उसी दिशा में इसका एन कैप आएगा। जो क्षेत्रफल हमने डेल्टा ए लिया है उसका एन कैप और त्रिज्या का जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगा हर पॉइंट पर, गोले के केस में। अब मान लो पृष्ठ ऐसा न हो, एन में और आर में डिफरेंट के बीच एंगल बन रहा हो, उस केस में सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको कंप्लीट करिए। अब आगे चलते हैं दूसरी सिचुएशन पर, जब एंगल बन रहा हो आर और एन के बीच, उस स्थिति में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो देखिए, जैसे हम एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, जैसे मान लो ये सिचुएशन है और ये शंकु है एक। जब ये शंकु है तो शंकु के लिए ये परपेंडिकुलर ही होंगी, इस तल के लंबवत रहेंगी, क्योंकि शंकु एक जैसे गोले से कटा हुआ आर्क से ही बनेगा, ऐसा क्षेत्रफल है। तो देखिए यहाँ जो घनकोण बना वो बना डी ओमेगा। अब क्षेत्रफल ऐसा ना होकर हमें जो क्षेत्रफल गिवन है वो इंक्लाइंड है, ये है एरिया हमारे पास। अब ये एरिया है दिस, इस एरिया से इस पॉइंट पर घनकोण निकालना है और एक जैसे डायरेक्शन बनाते हैं, ये आर हो गई, ये डायरेक्शन किसकी हो गई? आर की। तो ये तो हो गया आर कैप, इकाई सदिश इस दिशा में होगा, तो ये वेक्टर आर इधर दिखा सकते हैं। और इस पर जो अब यहाँ लंब खींचेंगे वो देखिए यहाँ आएगा एन कैप, तो ये एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का? थीटा। यानी अब हमारे आर और एन एक दिशा में नहीं है, जबकि गोले में आर और एन जो थे वो एक ही दिशा में थे। इस स्थिति में थोड़ा सा अंतर आएगा। तो देखिए जैसे ये एंगल थीटा है, ध्यान से समझेंगे, तो ये जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है इस पर लंब ये और ये वाला क्षेत्रफल इसके लंबवत, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो
ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। जैसे दो रेखाओं के बीच वही कोण होता है जो उनकी लंब रेखाओं के बीच में है, ये थ्योरम है। तो ये रेखा इस पर लंब है और ये रेखा इस पर लंब है, तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो गया, थीटा। तो ये जो क्षेत्रफल है हमारा, ये इसके कारण हमें एंगल निकालना है, ये DA है जैसे, तो इसका इधर घटक निकालेंगे थीटा कोण पर, तो ये अभिलंबवत वाला जो वेक्टर है, वो जो एरिया है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, DA cos थीटा। तो अब हम घनकोण जब निकालेंगे तो एरिया में ये वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ मत लिखिए, तो ऐसे ही दिखा देते हैं, आर वेक्टर आर हमारा ये है इस दिशा में, यहाँ तक हो। तो इस केस में देखिए डी ओमेगा कितना हो जाएगा, यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको बाहर लिख देता हूँ डी ओमेगा को, ये हो गया डी ओमेगा। तो डी ओमेगा बराबर अब क्या लेंगे, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक है ना। तो आर कैप जो था इस दिशा में था, यहाँ आर कैप भी लिख सकते हो, आर कैप भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर आर कैप यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ बीच में गैप कर देते हैं, मतलब दिशा बताने के लिए है केवल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर आर कैप तो इकाई सदिश होता है, तो हमने ऐसे दिखा दिया है अलग से। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गया। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखा जा सकता है कि जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो डी ओमेगा बराबर वेक्टर डी ए डॉट आर कैप बटे आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह डी ए बी, यानी इसका परिमाण ये इकाई सदिश है, एक हो गया कॉस थीटा, एरिया और आर के बीच का कोण है, क्योंकि ये जो एन कैप है वही वेक्टर डी ए की दिशा है, डी ए की दिशा एन कैप दिखा रहा है, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि डी ओमेगा बराबर डी ए एन कैप डॉट आर कैप, एक ही बात है, क्योंकि डी ए और एन कैप वेक्टर डी ए हो गया, तो वो लिखने के तरीके हैं, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो उस केस में हम इस तरीके से निकालेंगे। तो हमने क्षेत्रफल सदिश पढ़ा, घनकोण समझ लिया, तो अब चलते हैं गॉस की प्रमेय पर। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं गॉस की प्रमेय। तो देखिए होता क्या है कि कूलाम के नियम से हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते थे, लेकिन सतत आवेश वितरण से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बहुत जटिल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में किसी भी बिंदु पर, किस स्थिति में, सतत आवेश वितरण की स्थिति में, हम गॉस की प्रमेय अप्लाई करके किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो काम कूलाम के नियम से नहीं कर सकते वो गॉस की प्रमेय से आसानी से हो जाता है। इसलिए हम इस गॉस की प्रमेय को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आवेश जरूरी नहीं है कि बिंदु आवेश ही होगा। मान लो ये मेरे पास एक सपोज वायर होता है इतना बड़ा, इसको मैंने आवेशित कर दिया है, तो ये सतत आवेश वितरण हो गया। इसके कारण किसी बिंदु पर, कोई इसके निकट बिंदु है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम से नहीं निकाल सकते, लेकिन वहां गॉस की प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पहले प्रमेय पढ़िए, बात सब समझ में आएगी। तो गॉस की प्रमेय, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं इस थ्योरम का कि थ्योरम है क्या, कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, शर्त यह है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले वैद्युत फ्लक्स भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस परिभाषा में क्या आ गया,
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इस परिभाषा को कंटिन्यू करने से पहले हम पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स और पढ़ते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहां वैद्युत बल रेखाएं खींची जाएंगी। तो उस वैद्युत क्षेत्र में एक अगर काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो उस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास आउट होंगी या पास इन होंगी, अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी, वो स्थिति कोई भी हो सकती है। तो जो बल रेखाओं की संख्या होगी गुजरने वाली, वो वैद्युत फ्लक्स की माप होती है। यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स की माप है। तो जैसे परिभाषा समझ में आ गई, अभी और समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये क्षेत्रफल है, अभी हमने एक रेगुलर शेप ले ली है, एक आयत ले लिया है जिसका क्षेत्रफल कितना है a, और एक बात और, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुई तो हुई, सुधार करते हैं। देखिए, अभी हमने कहा कि गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, इसमें एक गलती हो गई। जितना कहा उतना सही है, लेकिन एक बात छूट गई। गुजरने वाली कौन सी? लंबवत गुजरने वाली। ये बात ध्यान रखने की है कि गुजरने वाली बल रेखाओं की बात की कि उससे जो बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या ही वैद्युत फ्लक्स को मेजर करती है, उसकी माप होती है। तो यहाँ एक बात और बढ़ानी है, अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, एंगल पर गुजर रही है वो नहीं, अभिलंबवत कितनी गुजर रही है उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में। तो देखिए, ये जो पृष्ठ है, इस पर अगर मैं लंब खींचूं तो लंब की दिशा ये आएगी, यानी वेक्टर ए या एन कैप हमारा ये हुआ। तो इसी दिशा में, यानी इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है। ओके, तो यहाँ जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को किससे लिखते हैं? वैद्युत फ्लक्स किससे डिनोट किया जाता है? फाई से। और चूंकि एक चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, तो दोनों में अगर हम फाई देख के दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये चुंबकीय फ्लक्स है या वैद्युत फ्लक्स है। तो चूंकि हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए सफिक्स में क्या लगा देते हैं? फाई ई। तो चूंकि अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी चुंबकीय तो हमने कोई बात नहीं की है, इसलिए मैं हर बार फाई ई नहीं लिखूंगा, फाई ही लिखूंगा। वो अंडरस्टूड है कि वो फाई ई ही है। तो अगर आप चाहें तो हर जगह फाई ई लिख लिया करना, जहां भी मैं फाई लिखूंगा इस यूनिट के अंतर्गत। तो फाई ई बराबर कितना हुआ? फ्लक्स बराबर ई इंटू ए, ये हो। ठीक, इसका अगर मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्योंकि इसका न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम बाद में लिखेंगे, और इसका और लिख देते हैं मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन भी निकाल लेंगे, 11th में कर चुके हैं, इसका हमको इतना उससे नहीं ले रहे। अब अगर एंगल बन रहा होता, जैसे मैंने कहा केवल अवलंब वाली बात करनी है, तब उस स्थिति में क्या करेंगे? जैसे ये क्षेत्रफल मैंने लिया, जैसे अभी मैं रेगुलर शेप ले रहा हूँ, नियमित आकृतियां हैं ये। जैसे ये क्षेत्रफल मैंने लिया, इसका क्षेत्रफल कितना है? ए है, और अभिलंब की दिशा ये है, ये एन कैप। इस क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो किधर है? लंबवत बाहर की ओर है। अब इससे थीटा एंगल पर निकलनी होती बल रेखाएं इस तरीके से। मान लीजिए कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल। ओके, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन, इतनी भी खींच सकते हैं। तो यह है वैद्युत क्षेत्र ई। तो देखिए, इस केस में क्या करते हैं अब हम, क्योंकि हमें इस दिशा में देखनी है, तो इसका इधर घटक निकाल लेते। तो ई का इस दिशा में जब घटक निकालोगे, इस दिशा में घटक जब निकालोगे इनका, तो कितना आएगा? ई कॉस थीटा। तो अब ई की जगह क्या लिखेंगे? ई कॉस थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? फाई ई बराबर ई
कॉस थीटा, बाद में लिख दूंगा, ए पहले लिख देता हूं, ठीक। ई की जगह ई कॉस थीटा फिर ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी 11th में पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये दो सिचुएशन जो थी वो उस समय थी जब हमने क्षेत्रफल एक नियमित आकृति के ले लिए थे, जैसे वर्ग है, वृत्त है, आयत है, समचतुर्भुज है, प्लस एक नियमित आकृति के क्षेत्रफल जिनका हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई इरेगुलर शेप होती क्षेत्रफल की, जैसे ये आर्बिट्रेरी एरिया है ये, तो इस केस में कैसे निकालेंगे? और मान लीजिए, तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे और इसके लंबवत रेखा बाहर की ओर खींचेंगे। तो जैसे मान लीजिए इस पर मैंने लंब खींचा, ये है एन कैप क्षेत्रफल की दिशा, और बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर ऐसे निकल रही हैं। ये एरिया मैंने कितना ले लिया है, डी ए। तो डी ए एरिया से निकलने वाला, और ये है ई, डी ए एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से। अब एरिया हमारा डी ए हो गया, तो ई डी ए, या इससे ई डॉट डी ए। इससे देखेंगे तो एंगल बनना है थीटा, तो ई कॉस थीटा डी ए, या ई डी ए कॉस थीटा, या वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, एक ही बात है, तो डी फाई ई इतना आ गया। अब पूरे क्षेत्रफल से निकालना है, ये जो पूरा एरिया है, ये सब, ये जो दिखाई दे रही है शेप, तो क्या करते हैं, समाकलन। तो फाई ई बराबर इसका कर दिया समाकलन, और ये बंद क्षेत्रफल है तो क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिया, ई डॉट डी ए। ये टोटल फ्लक्स आ गया। तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, और ये अभी लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लक्स जरूरी नहीं है कि हम क्लोज सरफेस से ही निकाल रहे हों। गॉस की प्रमेय में हम बंद पृष्ठ ही लेंगे, यहाँ हमारा पृष्ठ बंद भी हो सकता है और बंद नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ तो हम जनरल ही बात करेंगे। ये रहा हमारा फ्लक्स। तो देखिए, लंबवत के केस में हो गया, एंगल के केस में हो गया, नियमित आकृति के केस में हो गया, अनियमित आकृति के क्षेत्रफल के केस में हो गया। तो ये रहा वैद्युत फ्लक्स। तो परिभाषा एक बार और, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी स्थान पर वैद्युत फ्लक्स उस स्थान पर काल्पनिक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। तो ये रहा वैद्युत फ्लक्स। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी थ्योरी लिखेंगे। और अब चलते हैं गॉस की प्रमेय पर। गॉस की प्रमेय स्टार्ट करते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम। आप भी समझेंगे, हम भी समझेंगे भाई गॉस की प्रमेय को। तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या है। अब उसका स्टेटमेंट लिखते हैं गॉस की प्रमेय का, कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कैसा पृष्ठ, यहां हो गया बंद पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। सिंपल सी बात। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुने और इसको लिख लेंगे आप, कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला इसलिए कहा कि वो वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर भी आ सकता है और उस बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जा रहा भी होता है, हो सकता है। कैसे भी हो सकता है, चाहे वो पास आउट हो रहा हो या पास इन हो रहा हो।
तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कहते हैं घिरे हुए, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। ये रही परिभाषा। और अभी जैसे मैं यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं तो और आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मेरे पास ये कोई बंद पृष्ठ है, सपोज इस बंद पृष्ठ के अंदर ये क्यू चार्ज रखा है, तो अब ये पूछा है कि इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो हम सिंपली इस थ्योरम को लगा सकते हैं बहुत इजीली। फाई ई बराबर, अभी मैंने बताया 1/ε0 गुना होता है, यानी 1/ε0 गुना, और वो भी किसका, 1/ε0 गुना, यानी गुणा कर दिया, गुणा मल्टीप्लाई, गुना किसका, इससे घिरे हुए आवेश का। तो इस पृष्ठ ने कितने आवेश को घेर रखा है, क्यू आवेश को, इनटू क्यू, ये थ्योरम है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ये हो सकता है कि हमारे पास उस पृष्ठ के अंदर बहुत सारे चार्ज हों, तो हमें कुल आवेश देखना है, सबका बीजगणितीय योग कर देंगे। जैसे हमारे पास इसके अंदर कई आवेश होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Qn, बहुत सारे आवेश अंदर रखे होते, कोई प्लस का कोई माइनस का, तो चिन्ह से है तो उनका कुल योग निकाल लेंगे। ये हमने आवेशों की योज्यता वाले टॉपिक में हम पढ़ा चुके हैं कि किसी निकाय पर टोटल आवेश कितना होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू का मतलब इन सब का जोड़, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट एक ही है, बात एक ही है। तो फाई ई बराबर, यानी इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हमारे पास जो चार्ज हैं उनका उतने टाइम्स कर रहे हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट डॉट, या Q3 और लिख लें, प्लस डॉट 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 अप टू Qn, जितने भी आवेश हों उन सबका बीजगणितीय योग है। तो कैसे भी समझ लीजिए। तो ये स्टेटमेंट रहा गॉस की प्रमेय का। लेकिन अगर कोई आवेश बाहर रखा होता है, जैसे ये Q डैश यहाँ रखा है, तो इसको यहाँ ऐड नहीं करते। ये बात ध्यान रखने की है कि ये आवेश इससे घिरा हुआ नहीं है, ये वाला आवेश इस पृष्ठ से घिरा हुआ नहीं है, ये बाहर है। हमें केवल उसके अंदर कितना आवेश है, उससे घिरा कितना है, परिबद्ध कितना है, उससे कितना एनक्लोज्ड है, उसको देखना है केवल। बाहर चाहे कितने ही आवेश न रखे हो, यहाँ Q2 डैश रखा होता, यहाँ होता Q3 डैश, तो ये ऐड नहीं होंगे इसमें, न ये ऐड होगा, न ये ऐड होगा, न ये ऐड होगा, केवल अंदर वाले आवेशों का ही बीजगणितीय योग होगा। यानी उसके घिरा हुआ कुल आवेश कितना है उसका 1/ε0 गुना करते ही हमें सीधे सीधे क्या पता लग जाता है, वैद्युत फ्लक्स। तो एक बार फिर कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। तो ये प्रमेय आप लोगों की समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या ये सही है जो हम कह रहे हैं, इस बात में कहीं संदेह तो नहीं है, गलत भी हो सकती है। भाई आप सोच सकते हैं कैसे मान लें ये बात सही है, तो इसके लिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। ये सही है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं इसके प्रूफ पर। तो देखिए, हमने कोई भी एक शेप ले ली, किसी भी आकृति की, इसे मैं दोबारा साफ साफ बना देता हूं, तो इसके प्रूफ को थोड़ा गंभीरता से समझना। जैसे ये मैंने कोई भी आकृति, कैसी भी आर्बिट्रेरी आकृति ले सकते हो, जैसा मन करे वैसा बंद, लेकिन हाँ वो आकृति बंद पृष्ठ में ही होनी चाहिए। सपोज यहां पर एक आवेश रखा है Q, और यहां एक पॉइंट P लिया मैंने, और यहां ले लिया एक एरिया, और इस एरिया पर और यहां पॉइंट P पर, ये P पॉइंट ये है, मैंने दूर लिखा है, पॉइंट ये है, जिससे क्लियर देखें सब चीजें। तो यहां देखें, जो लंब खींचेंगे वो जैसे ये आ रहा है, देखें ये कोण नभ्यंश का बन रहा है। इस क्षेत्रफल अवयव पर मैंने लंब खींचा, तो इस क्षेत्रफल अवयव की दिशा को बता रहा है n कैप, और यहां जो तीव्रता होगी इस पॉइंट पर वो इस दिशा में होगी E। तो दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। दिखाई दे रहा होगा वैसे भाई, इतना छोटा भी नहीं है।
या मैं बाहर लिख देता हूं इसको, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और ये एरिया है कितना, DA। तो इस एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा DA एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा डी फाई E बराबर कितना होगा, E डॉट DA ये होगा, बराबर इसको कितना लिख सकते हैं, EDA cos थीटा लिख सकते हैं। क्लियर, EDA cos थीटा। तो अब पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा इसका समाकलन कर दें, तो फाई E बराबर समाकलन। अब चूंकि ये जो पृष्ठ है वो कैसा है, बंद पृष्ठ है, तो अब यहां पर हम ये लगा सकते हैं, तो फाई E बराबर EDA cos थीटा। अब देखिए एट पॉइंट P पॉइंट पर बात करते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं। P पॉइंट पर यानी ये कितनी दूरी पर है, यहां से R दूरी पर, R दूरी पर ये जो बिंदु P है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q आवेश के कारण कितनी होगी, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट पॉइंट P की बात कर रहे हैं, E बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसको यहां पुट करते हैं, तो फाई E बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर DA cos थीटा। अब देखिए जो कांस्टेंट्स हैं बाहर ले लेते हैं, फाई E बराबर देखिए Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट हैं, तो सॉरी Q अपॉन 4, Q कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर हम रखते हैं DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस तो बदलती रहेगी, जैसे इस पॉइंट की R अलग होगी, यहाँ पॉइंट लेंगे तो R अलग होगी, R कांस्टेंट नहीं है, Q कांस्टेंट है। ये चाहे कहीं भी बिंदु लें उसके अंदर तो आवेश Q ही है, और ये सब कांस्टेंट हैं। तो DA cos थीटा बटे R स्क्वायर, ये ध्यान आ रहा होगा, ये किसका फॉर्मूला है, D ओमेगा का, पीछे अभी बताया है। तो फाई E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, D ओमेगा, घनकोण हो गया ये। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुल घनकोण बंद पृष्ठ द्वारा बना, बंद पृष्ठ द्वारा समाकलन का मतलब इस पूरे बंद पृष्ठ द्वारा बना घनकोण। और पीछे हमने बताया था कि जैसे संपूर्ण गोला 4 पाई स्टेरेडियन कोण बनाता है, तो कोई भी बंद पृष्ठ, जरूरी नहीं है वो गोला ही होगा, किसी भी आकृति का हो, वो कैसा बनाएगा, जैसे ये गोला है, जैसे ये गोला है, तो इस गोले ने जो सॉलिड एंगल बनाया है यहाँ पूरा, वही चाहे आकृति कैसी भी ले लो अंदर, इसने भी यही बनाया, वो तो वही रहेगा, ठीक है ना, कोण तो वही रहा। तो ये कितना रहा, टोटल घनकोण कितना आ गया, ये 4 पाई। तो आगे लिखते हैं, तो फाई E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पूरा घनकोण कितना हो गया, 4 पाई। आगे लिख देंगे कि चूंकि कोई भी बंद पृष्ठ अपने संपूर्ण क्षेत्रफल से केंद्र पर या उसके अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर कितना घनकोण अंतरित करता है, 4 पाई स्टेरेडियन। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई E बराबर कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट, प्रूव हो गई ये बात। सिंपली हम अब इसको और विस्तार में लिख सकते हैं इस प्रमेय को, ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई E बराबर, फाई E हमारा था क्या, देखिए फाई E जो हमने निकाला था वो क्या था, फाई E डॉट DA होता है, और E डॉट DA होता है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ से देख रहे हैं, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से देख रहे हैं तो क्लोज इंटीग्रेशन ऐसे लिख लिया। ये केवल लिखने का तरीका है, ये तो हमने फाई E को लिखा है, और ये फाई E होता कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन। लिखने का तरीका है, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात वही फिर दोबारा रिपीट करते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध
परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। ओके, तो इसे आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय हम सीख चुके हैं। अब बात करेंगे कि इस गॉस की प्रमेय को पढ़ के हम क्या लाभ उठा सकते हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यानी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें से एक अनुप्रयोग बोर्ड के एग्जाम में अधिकांशतः आ ही जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।